नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग सहायक आचार्य 6 to 8 ज्योग्राफी सिलेबस को देखने वाले हैं। 6 to 8 ज्योग्राफी सिलेबस को देखने वाले हैं। यदि आप 1 to 5 के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा वीडियो, क्योंकि जो वीडियो आपके लिए उपयोगी होता है उसे मैं पहले ही आपको कह देता हूं कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए उपयोगी है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ 6 to 8 के लिए उपयोगी होने वाला है। इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। यदि आप मुश्किल से 20 से 25 मिनट समय दीजिएगा, इस वीडियो को मैं समझा दूंगा बिल्कुल आसान भाषा में। बहुत सा इजी है, बहुत ही कॉमन चीज है, आप नहीं पढ़े हैं इसलिए आपको नया लग रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि व्यू ऑन आइसोस्टेसिस, यहां ध्यान देने की जरूरत है। आइसोस्टेसिस तो एयरी आपका नाम है, ठीक है, एयरी नाम है। और आइसोस्टेसिस मेन हमको आइसोस्टेसिस समझना है। लेकिन हिंदी की मैं बात करूं तो एयरी का भू संतुलन सिद्धांत इसका हिंदी होता है। तो हम सबसे पहले थ्योरी को जानते हैं, इसके बाद हम एयरी का जो सिद्धांत है उस पे आएंगे। आइसोस्टेसिस इसको समझिए। आइसोस्टेसिस इसको समझने की जरूरत है। तो इसे समझने के पहले एक कांसेप्ट आप समझिए। पृथ्वी के भूपटल पर आप पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ आप देखते हैं तो बहुत सारे विद्वानों का कंसेप्ट था, बहुत लोगों का विचार था कि पृथ्वी घूर्णन करता है। पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी आता है घूर्णन करता है, पृथ्वी परिक्रमण करता है, ठीक है। पृथ्वी पर जो उच्चावच है, पृथ्वी पर जो पर्वत है, पृथ्वी पर जो पठार है, वो संतुलित मात्रा में संतुलन बनाकर कैसे पृथ्वी पर खड़े हैं, वो गिर क्यों नहीं रहे हैं, क्या कारण है, क्या लॉजिकल है, इसी के संबंध में एक विद्वान आते हैं। उस विद्वान ने सबसे पहले इस बात को कही कि पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान जो है साथ में स्थित कैसे है, संतुलन बना के कैसे स्थित है। इसलिए एक वर्ड आया आइसोस्टेसिस। तो सीएफ डटर नाम के एक वैज्ञानिक थे। सीएफ डटन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1859 ईस्वी में एक वर्ड लाए, एक थ्योरी लाए। उस वर्ड का नाम है आइसोस्टेसिस। इसी को हमको समझना है। तो आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सीएफ डटन अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने एक वर्ड यूज किया आइसोस्टेसिस। अब एक ग्रीक वर्ड है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि आइसोस्टेसिस किस भाषा के शब्द है। तो आइसोस्टेसिस आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। आइसोस्टेसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक है आइसो प्लस स्टेसिस। तो आइसो का क्या हुआ? आइसो का हुआ समान। आइसोस्टेसिस का हुआ संतुलन। तो पृथ्वी पर समान मात्रा में संतुलन बना के सभी उच्चावच हैं, इसीलिए एक वर्ड आया आइसोस्टेसिस। तो आइसोस्टेसिस का क्या हुआ? आइसोस्टेसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। आइसो प्लस स्टेसिस। आइसो का अर्थ होता है समान, स्टेसिस का अर्थ होता है संतुलन। यानी आइसोस्टेसिस का मतलब क्या हुआ? समान, संतुलन। आइसोस्टेसिस का क्या हुआ? समान, संतुलन। दूसरे भाषा में कह सकते हैं समान, ठहराव इसे हम कह सकते हैं। और इसे हम भू संतुलन भी कहते हैं। आप कहीं कहीं आप देखिएगा
एयरी का भू संतुलन सिद्धांत लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग भू संतुलन भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ऊपर पट्टी पर संतुलन बना के सभी कुछ आवश्यक है, इसलिए भू संतुलन सिद्धांत हुआ। इसे समस्थानिक सिद्धांत भी बोलते हैं, समस्थानिक, इसे समस्थानिक भी बोलते हैं। तो आइसोस्टेसी को कई नामों से जानते हैं। आइसोस्टेसी का मतलब हुआ समान संतुलन, आइसोस्टेसी का अर्थ हुआ समान ठहराव, आइसोस्टेसी का अर्थ हुआ भू संतुलन, आइसोस्टेसी का अर्थ हुआ समस्थानिक। इतने सारे वर्ड आइसोस्टेसी के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो आइसोस्टेसी जो वर्ड आया, आइसोस्टेसी की जो परिभाषा और अच्छी व्याख्या, आइसोस्टेसी की अच्छी व्याख्या या हम कह सकते हैं कि आइसोस्टेसी की अच्छी सिद्धांत जो एक प्रमाणित सिद्धांत है, दो भूगोलविदों ने दिया। एक का नाम है एयरी, और दूसरा का नाम है प्राट। और यही थ्योरी, यही परिभाषा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए कहीं कहीं पूछा जाता है कि एयरी और प्राट के भू संतुलन सिद्धांत का वर्णन करें, एयरी एवं प्राट के समस्थानिक सिद्धांत का वर्णन करें। कैसा है आपको देखने में आएगा। तो सबसे ज्यादा सटीक व्याख्या एयरी और प्राट महोदय ने किया था, और यही आज हम लोगों को पढ़ना है, एयरी व्यू ऑन आइसोस्टेसी। अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था जो समझने के लिए बहुत जरूरी था। हम समझते हैं कि आप समझ लेंगे, यदि आप नहीं समझे तो फिर से आप वीडियो देखें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें, आपको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम एयरी के सिद्धांत को देखते हैं, क्योंकि मुझे सिलेबस में पढ़ना है किसका सिद्धांत, एयरी का सिद्धांत। आइसोस्टेसी के संबंध में एयरी का सिद्धांत पढ़ना है। अब हम एयरी के सिद्धांत को पढ़ते हैं। एयरी के सिद्धांत, तो एयरी का पूरा नाम जान लीजिए कि एयरी का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज विलियम एयरी। जॉर्ज विलियम एयरी, एयरी का पूरा नाम जॉर्ज विलियम एयरी है। कभी कभी नाम से भी कुछ दिया जाता है कि समस्थानिक सिद्धांत किसने दिया, आपको पूरा नाम देते हैं। अब इसी सिद्धांत को हमको पढ़ना है। कभी कभी आपको पूरा नाम से भी पूछ दिया जाता है, तो आप जगह को जो आपको टॉपिक में दिया हुआ है, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जगह को आप पूरा नाम भी जानने के प्रयास कीजिए। एयरी का पूरा नाम है जॉर्ज विलियम एयरी। आप हम लोग पढ़ रहे हैं एयरी व्यू ऑन आइसोस्टेसी, एयरी का समस्थानिक सिद्धांत, एयरी का भू संतुलन सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एयरी द्वारा क्या क्या भू संतुलन सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो एयरी ने एक सिद्धांत दिया था तैराव के नियम से। एयरी के सिद्धांत को, भू संतुलन सिद्धांत को तैराव का सिद्धांत दिखाया। तैराव का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि एयरी ने अपने जो थ्योरी दिए थे, उन्होंने तैराव के सिद्धांत दिए थे। यानी एयरी ने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी पर जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं, तो सभी ऊंचाइयों का जितना ज्यादा ऊंचाई होगा, उनका जड़ नीचे पृथ्वी में उतना ही अधिक जमा होगा। एयरी ने, फिर से आप समझिए कि एयरी ने क्या सिद्धांत दिया था। एयरी के सिद्धांत के अनुसार जितने ज्यादा ऊंचे पृथ्वी पर उच्चावच हैं, जितने ज्यादा पृथ्वी पर उच्चावच हैं, वो सभी जितना अधिक ऊंचा होगा, उनका जड़ भी आपको नीचे जाएगा। और जो छोटे ऊंचावच होंगे, उनका जड़ भी कम जाएगा पृथ्वी में। तो इन्होंने नाव से प्रभावित होकर इन्होंने एक उदाहरण दिया था। एयरी ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे कि नाव को हम पानी में डुबाते हैं, तो जितना बड़ा नाव होता है, उस पानी को उतना बड़ा नाव होता है, उतना ही पानी को हटाता है और पानी की गहराई में जाता है। तो उसी से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बड़े बड़े जो पर्वत हैं, बड़े बड़े जो पठार हैं, जितने बड़े पठार होंगे, जितने बड़े पर्वत होंगे, उनकी गहराई, उनकी जड़ पृथ्वी के अंदर उतना ही अधिक होगा। तो इन्होंने
तैराव के नियम से प्रभावित होकर दिया, तो इनके थ्योरी को तैराव थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं इनके थ्योरी यदि जो थे प्लवनता के नियम से प्रभावित हुए थे। प्लवनता के नियम जो आप साइंस में पढ़ते हैं, प्लवनता के नियम से प्रभावित हुए थे, उत्प्लवन के नियम से प्रभावित हुए थे इन्होंने, इसलिए इनकी थ्योरी को प्लवनता के नियम कहा है। दूसरा है कि एयरी जो थे वो आर्किमिडीज के सिद्धांत से प्रभावित थे। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आर्किमिडीज के सिद्धांत से प्रभावित है, इसलिए इनके सिद्धांत को आर्किमिडीज के सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसलिए इनके सिद्धांत को आर्किमिडीज सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एरी के सिद्धांत को तैराव सिद्धांत बोलते हैं, प्लवनता के नियम बोलते हैं, और आर्किमिडीज से इन्होंने प्रभावित है, इसलिए इनकी थ्योरी को आर्किमिडीज थ्योरी भी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने बात कही कि पृथ्वी, एक थोड़ा सा समझिए कि पृथ्वी जो है वो 3 भागों में बटे हुए हैं। जैसा कि पिछले आपको हम क्लास लिए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें हम आपको डिटेल से बताए हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या बोलता है, क्रस्ट बोला जाता है, क्रस्ट बोलते हैं। मिडिल वाले भाग को मेंटल बोलते हैं, अंदर वाले भाग को कोर बोला जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्रस्ट, इसको भूप्रकृति भूपराग बोलते हैं, इसको सियाल, सीमा और नीचे का भी कंसेप्ट दिया जाता है, जो हम डिटेल से आपको पिछला वीडियो में पढ़ाया है। तो इनके अनुसार जो है पृथ्वी पर जितने भी उच्चावच हैं वो सियाल के ऊपरी भाग में है, और सीमा के ऊपरी भाग में एक बहुत बड़ा गाढ़ा लिक्विड है जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है स्फेरोस्फीयर। स्फेरोस्फीयर ये इस तरह के आप समझिए कि ऊपर आपका सियाल है और इसके नीचे अंदर में एक लिक्विड पदार्थ है, उसी लिक्विड पदार्थ पर हमारा सियाल, उसी पदार्थ पर पृथ्वी के ऊपरी भाग तैर रहा है। तो इसमें जो भी पर्वत हैं, जो भी पठार हैं, वो संतुलन बनाकर पृथ्वी में स्थित हैं और इसी लिक्विड के ऊपर ये तैर रहे हैं। इनका ये सिद्धांत था। और इन्होंने कहा कि सभी पदार्थों के जितने भी उच्चावच हैं सभी के घनत्व बराबर है। सभी के क्या है, एरी के अनुसार सभी उच्चावचों का घनत्व क्या है, घनत्व बराबर है। एरी के अनुसार सभी उच्चावचों का घनत्व बराबर है। पर्वत है, पठार है, मैदान है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन सभी उच्चावचों का घनत्व बराबर है, समान है, लेकिन गहराई में अंतर है। गहराई में अंतर है, गहराई में अंतर है। इसी के अनुसार पृथ्वी पर सभी उच्चावच टिके हुए हैं। एक आपको हम फिगर बनाते हैं, इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है, पानी से भरा हुआ है, और इसी में पर्वत है। जितना ज्यादा ऊंचा पर्वत होगा, ठीक है, उतना ही इसके जड़ अंदर में होंगे। अब इसी में हम बनाते हैं एक पठार बनाते हैं, तो जितना ऊंचा पठार उतने उसके जड़ तो रहेंगे। ठीक है, इसी में हम एक बनाते हैं मैदान बनाते हैं। इसी तरह से इसमें भी पठार और मैदान, तो जितना ज्यादा ऊंचा होगा उसके जड़त्व भी अंदर में रहेंगे। और इसी अनुसार, इसी कंसेप्ट के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी उच्चावच है वो सभी के सभी स्थिर है, सभी के सभी बैलेंस बना के हैं। इसकी तुलना इन्होंने बर्फ के सिल्ली से किया था। इसको हम नाम भी लिख सकते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। एरी ने इसकी तुलना बर्फ के सिल्ली से किया था। जितना बर्फ होगा वो दिखेगा ऊपर कम दिखाई देगा, अंदर में ज्यादा दिखाई देता है।
इसी से इन्होंने इस कंसेप्ट को लाया था। इसी प्रकार पर्वत, पठार, मैदान सभी के सभी बैलेंस बनाकर हैं। इसलिए यदि कि एक सिद्धांत को रूट थ्योरी बोला जाता है, रूट थ्योरी यानी रूट का सिद्धांत जड़त्व के साथ, क्योंकि जड़ से संबंधित है, तो एरी के सिद्धांत को इतने नामों से जाना जाता है। एरी ने क्या कहा? एरी ने कहा कि सभी ऊंचाइयों का घनत्व तो बराबर है, लेकिन गहराई में अंतर है। जो जितना ऊंचा रहेगा उसकी जड़ पृथ्वी के अंदर उतना ही रहेंगे और वह पृथ्वी के बैलेंस बनाकर रहेगा। यही था आपका एरी का सिद्धांत, एरी व्यू ऑन आइसोस्टेसिस। इसी को आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और आपको कौन से टॉपिक पर, ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।